बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। हमें फ़ौज में भी भर्ती करने से भारतीय हुकूमत कतराती है और शाज़ो नाज़र ही किसी मुसलमान को फ़ौज में कमीशन दिया जाता है। गराज की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन इन तमाम लड़कों की ज़रूरी अखराजात भी बामुश्किल पूरे होते हैं। मैंने इन तमाम लड़कों को बताया था कि जिस मुहिम के लिए आपने हमें बुलाया है, इसमें हमारी जानें भी जा सकती हैं और हमें आप इस प्राइवेट मुहिम का ख़र्चा भी देंगे। पैसों के लालच में ही ये सब आए हैं। अब अगर ये ख़जाना भी मिल जाए तो यकीनन इन सब को आप कुछ हिस्सा भी देंगे। इसलिए मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें ख़जाने के असूल की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं ख़ुद भी चाहता था कि अगर बिल्कुल ही नामुमकिन ना हो तो जहां हम सब असल मुहिम के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं, वहां ख़जाने को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोपहर के तकरीबन 12 बजे सरदार ने मुझे अपने खेमे में तलब किया और मालाओं, ताज और याकूत का जिक्र छेड़ा कर कहा कि अब मुरंगों के सरदार का चुनाव हो जाना चाहिए। कल्पना ने इसे मेरे मुताल्लिक इतना कुछ यकीन दिला दिया था कि वो अब मुझसे याकूत का असूल बहुत आसान और तयशुदा बात समझ रहा था। सरदार ने मुझसे बेतकल्फ़ी का मुजाहरा करते हुए पूछा कि क्या गुज़श्ता रात मेरा भेजा हुआ तोहफ़ा तुम्हें पसंद आया? मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, बहुत ही आला और कोऑपरेटिव तोहफ़ा था और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज रात फिर इसी तोहफे से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया जाए। सरदार खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, ज़रूर, हम अपने मेहमानों की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करते। मैंने सरदार से कहा कि मेरे साथियों ने कहा है कि मेरे साथ सिर्फ 6 मुरंग यहाँ आए हैं और हमें ये भी इल्म नहीं कि कबीले में इनकी हैसियत क्या है। इसलिए सरदार के चुनाव के लिए आप मुरंग कबीले के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को यहाँ बुलाएं ताकि सब के सामने सरदार का चुनाव हो और किसी को भी एतराज़ का मौका ना मिले। सरदार की मुस्कुराहट और खुशदिली यकदम गायब हो गई और वो तुर्श लहजे में बोला, सरदार के चुनाव का हक तो मुझे इन मुरंगों ने दिया है और सरदार भी मुरंग कबीले से होगा। कल तक एक गैर मुल्की औरत इनकी सरदार थी। मुरंग कबीले के रिवाज के मुताबिक जिसके पास तैकूना, याकूत और ताज होगा वही कबीले का सरदार होगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अब मेरे पास हैं, इसलिए असूलन इस वक्त मैं कबीले का सरदार हूँ और मैं चाहता हूँ कि नए सरदार के चुनाव को फिल वक्त मुलतवी कर दिया जाए। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझे सरदार बनने का कतन शौक नहीं और कल्पना ने तो मुझे इस हद तक मुत्तमिन किया है कि मैं जल्द अज जल्द सरदारी की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहता हूँ, लेकिन अपने साथियों की बात मानना भी मेरे लिए ज़रूरी है। मेरा ये जवाब सुनकर सरदार बोशन कुछ देर तो खामोश रहा और फिर कुछ तहकमाना लहजे में बोला, वो याकूत और ताज इस वक्त कहाँ हैं? बहुत ही महफूज जगह पर हैं और इन्हें जबरन हासिल करने के लिए 5-6 हज़ार अफराद की कुर्बानी देना पड़ेगी। हाँ, एक बात याद आई, एलिज़ाबेथ ने मुझे बताया था कि बिल्कुल वैसा ही एक याकूत तुम्हारे पास भी है और इस याकूत की तरह तुम्हारे याकूत पर भी कुछ लकीरें खुदी हुई हैं जो दरअसल एक ख़जाने का नक्शा है और आज तक दोनों याकूतों को एक साथ न रखा जाए ख़जाने का नक्शा मुकम्मल नहीं होता। इस बात में कहाँ तक सदाकत है? मेरी इस बात से सरदार बिल्कुल ही बौखला गया और झुंझलाहट में बोला, ये हमारे पुरखों का ख़जाना है और किसी गैर को हम इस तक जाने और इसे हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए तुम एलिज़ाबेथ से ख़जाने के मुताल्लिक़ सौदेबाजी कर रहे थे। मेरी ये बात सुनकर सरदार बोशन बोला, मैं इससे याकूत लेकर इसे कत्ल कर देता और मुझसे भी याकूत लेकर मुझे कत्ल करना चाहते हो? ये कहते हुए मैंने यकलख्त अपना पिस्तौल निकाला और इससे पहले कि सरदार बोशन संभले या अपने गार्ड को तलब कर सके, इसे पिस्तौल की जद में लेकर कहा
کہ بالکل خاموش رہو اور کوئی حرکت نہ کرنا، ورنہ سلنسر والے پستول کی گولیاں تمہارے آر پار ہو جائیں گی اور تمہارے مرنے کی کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ سردار بوشن میرے اس اچانک رویے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو میں نے پستول کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ خیمے میں کلپنا موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ خیمے سے باہر جا کر میرے ساتھی کیسر کو پکارے اور اسے کہے کہ اپنے 3 مسلح ساتھیوں سمیت فوراً اس خیمے میں آ جائے۔ مجھے کلپنا سے انگریزی بولتے دیکھ کر سردار بوشن کبھی اسے دیکھتا اور کبھی مجھے، اور بالآخر بول اٹھا، آخر میرے خلاف سازش ہو گئی، لیکن یاد رکھنا میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے قبیلے سے دگنی گولیاں ہمارے پاس ہیں اور تم جیسے سازشی مکاروں کو انہی کے انداز میں زیر کرنے اور مارنے میں ہمیں خاصا لطف آتا ہے۔ اپنا یاقوت تم آرام سے ہمیں دے دو گے یا ہمیں تمہاری کچھ خاطر کرنی پڑے گی؟ سردار نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور زمین پر نظریں گاڑ دیں۔ اتنی دیر میں کلپنا، کیسر اس کے 3 ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی۔ میں نے کیسر کو کہا کہ سردار کو اسلحے کی زد پر لے لو اور اس پر ہر طریقہ آزماؤ تاکہ وہ اپنا یاقوت ہمارے حوالے کر دے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، کلپنا بولی، مجھے معلوم ہے کہ یاقوت کہاں رکھا ہے۔ یہ فطری عمل تھا کہ ہم سب کلپنا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سردار بوشن نے اپنی پہنی ہوئی کھال کے اندر سے بجلی کی تیزی سے ایک خنجر نکالا اور جو میں اس کے قریب کھڑا تھا نشانہ بنانے کے لیے بازو اوپر اٹھایا۔ اس لمحے کیسر کے ایک ساتھی کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ زور سے چیخا، بھائی جان بچیے! مجھے خنجر مارنے کے لیے سردار کا ہاتھ خاصا بلند ہو چکا تھا۔ اب پسٹل چلانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ میں پسٹل پھینک کر سردار پر جھپٹا اور اس کے خنجر والے بازو کو پکڑ کر پیچھے کی جانب موڑا اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ میرے 3 ساتھی مسلح تھے لیکن گولی چلانے سے اس لیے اعتراض کر رہے تھے کہ گولی کہیں مجھے نہ لگ جائے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں لڑکنیاں کھاتے کبھی ایک طرف جاتے اور کبھی دوسری طرف۔ ہم اپنی جانیں بچانے کی کوشش میں اپنی پوری طاقت صرف کر رہے تھے، لہذا چند منٹوں میں ہی ہماری جسمانی قوت اور مدافعت کم ہونے لگی۔ اس دوران ایک بار جب سردار میرے نیچے اور میں اوپر سے اس کا خنجر والا بازو پکڑے ہوئے تھا، مجھے موقع مل گیا اور میں نے اپنی ساری طاقت اپنے بائیں ہاتھ میں مرکوز کر کے اس کی کن پٹی پر پورے زور سے مکہ مارا۔ میرا مکہ بالکل صحیح جگہ پر پڑا تھا۔ سردار کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ کیسر نے فوراً ہی خنجر اٹھا لیا اور اس کے ساتھیوں نے سہارا دے کر مجھے کھڑا کیا۔ اس دھینگا مشتی میں مجھے بھی کونیوں اور دائیں گھٹنے پر چوٹیں آئیں۔ سردار نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑا، آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ کیسر کا غصے کے مارے برا حال تھا، قریب تھا کہ وہ اسے گولی مار دے کہ میں نے اسے روکا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی کوشش میں اپنی ساری توانائی صرف کر ڈالی تھی۔ میرا سانس بحال ہوا تو میں نے کیسر کو کہا کہ ہم سردار کو فی الحال زندہ رکھیں گے کیونکہ سردار کی لاش سے زیادہ سردار ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس کی زندگی کے عوض ہم اس سے اور اس کے قبیلے سے اس کے حامی لوگوں سے سودا بازی کر سکتے ہیں، لہذا فی الحال اسے رسیوں سے جکڑ کر اس طرح باندھو کہ یہ حرکت نہ کر سکے اور اس کے منہ میں رومال ٹھونس دو تاکہ اس کی آواز بھی نہ نکلے۔ کلپنا نے ہمیں خیمے سے ہی کئی رسیاں نکال کر دیں جن سے سردار کو اچھی طرح جکڑ کر اس کا منہ بھی بند کر دیا گیا۔ کلپنا نے ہمیں بتایا کہ سردار کی پہنی ہوئی کھال کے اندر ایک دوسرا خنجر بھی ہے اور یہ دونوں خنجر اور خیمے میں رکھے سردار کے بالے اور تیر سبھی انتہائی مہلک زہر میں بجھے ہوئے ہیں اور اس سے لگی ایک معمولی سی خراش بھی لمحوں میں انسان کو ہلاک کر سکتی ہے۔ سردار سے دینگا مشتی کے دوران
इसका खंजर कई बार मेरे चेहरे और जिस्म से मखसूस 1 इंच की दूरी तक गया था और मैं खंजर की खराश लगने से बाल बाल बच गया था। इससे मेरा कोई कमाल ना था बल्कि सब अल्लाह पाक का करम था और इस बात पर यकीन कामल कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ रब्बे जुल जलाल के कब्ज़ा कुदरत में है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का कौल है कि मौत तुम्हारी ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ है। इस कौल की सदाकत का मैंने कई बार मुशाहिदा किया है और मेरा यकीन कामिल है और ज़्यादा मुस्तहिक हो चुका है कि लिखे हुए मुकर्रा वक्त से पहले मौत छू कर गुजर जाती है लेकिन आती नहीं। खैमे में पड़े एक संदूक से कल्पना ने लकड़ी का एक डिब्बा निकालकर मुझे दिया जिसमें चंद जवाहरात के अलावा तैकोना याकूत, सोने की अंगूठियाँ, कांटे, बालियाँ और एक हार के अलावा कागजात का एक पलंदा भी था। कल्पना ने बताया कि बालियाँ इसकी और कांटे, अंगूठियाँ और हार इसके माता के हैं। कागजात और 2 कलम इसके पिता के हैं और इन कागजात पर वो सब कुछ लिखा हुआ है जो इसके पिता ने खजाने की तलाश में मालूम किया था। मैंने ये सब चीज़ें भी अपने कब्ज़े में ले ली। इधर कैसर और इसके साथियों ने जहरीले बाले और तीर भी इकट्ठे करके मेरे सामने ढेर कर दिए। सरदार पूरी तरह होश में आ चुका था और ख़ुद को रस्सियों से छुड़ाने की ला हासिल सही के बाद हमारी एक एक हरकत को देख रहा था। जब कैसर ने इसके जिस्म पर बंधा दूसरा खंजर निकालना चाहा तो सरदार ने रुमाल जो इसके मुंह में वैसे ही ठोस दिया गया था निकालकर कैसर पर थूका। कैसर का पहले ही गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसने सरदार को इतने ठुड्डे और मुक्के मारे कि वो अधमरा हो गया। बड़ी मुश्किल से इसके साथियों ने इसे रोका। इधर कल्पना मुझे बता रही थी कि असल रानी तो अपने खेमे में है। यहाँ के रिवाज के मुताबिक जब तक सरदार ना बुलाए वो या असल रानी इस खेमे में दाखिल नहीं हो सकती। मेरी पोजीशन तो मखसूस एक रखेल की है। असल रानी सरदार की मुशीर की बेटी है। जब तक इन दोनों को काबू में नहीं किया जाता अपनी जान बचाना और कबीले से निकलना बहुत मुश्किल है। कल्पना के इस इंकशाफ से हमें आइंदा पेश आने वाली मुश्किलात का बाखूबी अंदाज़ा हो गया। जल्दबाजी में बगैर किसी प्लानिंग के हमने सरदार को गिरफ्तार तो कर लिया था। अब आगे हमें क्या करना था और किस तरह इस कबीले के इलाके से निकलना मुमकिन था, इस बारे में हमारे ज़हन मऊफ थे। सरदार को भी शायद हमारी कैफियत का अंदाज़ा हो चुका था। कैसर से मार खाने के बाद इसकी खूनी आंखों में अब हमारे लिए तमस्खर और हमारी बेमायगी देखकर अपनी कामयाबी और हमसे बदला लेने की चमक थी। इसके मुंह में रुमाल दोबारा ठोंसकर इसे अच्छी तरह बांध दिया गया था। हम इस हालत में खेमे से ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे और ज़रा सा भी शक गुजरने पर सरदार के गार्ड्स आ जाते। मैंने कैसर और इसके साथियों से मशवरा करके जो फैसला किया कि कैसर के बाकी तमाम साथी और नंबर 2 के ज़रिए सारे थाइयों को खेमे में बुलाकर ये सूरत हाल इन्हें बताई जाए। खच्चरों पर सामान लादकर इन्हें भी खेमे में लाया जाए और ये खेमा हमारे लिए एक किले की मानंद हो जाए। इसे अगर ज़रूरत पड़े तो हम इकट्ठे मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर सकें। रानी के खेमे में कैसर के 3 साथी जाएं और इसे उठाकर यहाँ ले आएं। रानी के ज़रिए इसके बाप यानी सरदार के मशीर को यहाँ बुलाया जाए और इसे हलाक करने की धमकी देकर इसे और रानी को मजबूर किया जाए कि हमें कबीले के इलाके से निकलने का मौका फराहम करें। सरदार, रानी और कल्पना को हम यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। कल्पना हमारे साथ चकमा कबाइल में जाएगी जबकि सरदार, रानी और इसके बाप को हम ऐसी जगह पर छोड़ दें जहां वो हमारे लिए ख़तरे का बायस ना बन सकें। ये सब बातें सिर्फ इस सूरत में होंगी
अगर कबीले की तरफ से मजम्मत ना हुई, दूसरी सूरत में हर बात का जवाब गोली से दिया जाएगा। इस फैसले के बाद कैसर अपने बाकी साथियों और नंबर 2 को बुलाने चला गया और कल्पना कैसर के साथियों को रानी के खेमे में ले गई, जो इसे उठाकर सरदार के खेमे में ले आए। रानी के खेमे में 4 मग खादमाएँ भी थीं, वो भी खामोशी से रानी के साथ ही चली आईं। रानी ने सरदार यानी अपने शौहर को रस्सियों से बंधा हुआ देखा तो बजाय वावेला करने के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और सरदार के गालों पर दफड़ों की बारिश कर दी। हम सब रानी के इस रवैये पर हैरान थे कि कल्पना बोली, ये ब्याता औरत की फितरती हसद है। जब से सरदार ने मुझे अपनी गैर रस्मी बीवी बनाया है, रानी को इसने एक बार भी खेमे में शब बसरी के लिए नहीं बुलाया। आज सरदार को इस हालत में देखकर वो खुद पर काबू न पा सकी और इस सुबकी के लिए अपने छुपे हुए जज्बात की भड़ास निकाल रही है, लेकिन इसका ये रवैया मखसूस वक्ती है और सरदार की जान बचाने के लिए ये अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देगी, लिहाजा इससे मोहतात रहें। मैंने कल्पना के ज़रिए जो इनकी ज़ुबान बोल सकती थी कहा रानी को कि अपने बाप को यहाँ बुलाए। कल्पना के कहने पर रानी ने अपनी 3 खादमाएँ अपने बाप को बुलाने भेजी। इस दौरान कैसर के बाकी साथी और सारे थाई खच्चरों और सामान के साथ खेमे के अंदर आ गए। उन्होंने बताया कि 30-40 मग नौजवान जो हमारी गैर मामूली हरकत देखकर खेमे के चारों तरफ से घेर लिया है। इधर मैं हैरान था कि रानी ने अपने बाप को बुलाने के लिए एक के बजाय 3 खादमाएँ क्यों भेजी हैं। फौरी तौर पर मेरे दिमाग में खतरा कौन लपका। मैंने कैसर के साथियों और थाइयों को कहा कि खेमे के अंदर से खेमे के चारों अतराफ अपने खंजरों से शिगाफ करें और किसी खतरे की सूरत में या हम पर हमला करने वालों पर इन क्लाशिनकोफों से फायर करें। मेरा दूसरी फौरी हुक्म ये था कि जिन मग्गों ने खेमे को घेर रखा है, इन पर फायर करके कम से कम 10 मग्गों को गोलियां मार दें ताकि दूसरे लोग खेमे से इतनी दूर चले जाएं जहां इनके तीर बाले हम तक ना पहुंच सके। मेरा तीसरा हुक्म था कि बाले बरदार गार्डों को देखते ही बगैर वार्निंग दिए गोली मार कर ढेर कर दें। मेरे साथियों ने खेमे में चारों अतराफ सुराख करके ताक ताक कर गोलियां चलाईं। 8-10 मग ढेर हुए तो बाकी सारे बाग खड़े हुए। उन्होंने बताया कि मरने वालों में बाले बरदार और तीर अंदाज भी शामिल थे। मैंने साथियों को कहा कि वक्फे से 2-4 गोलियां चलाते रहें। अब हमें रानी के बाप यानी मशीर का इंतज़ार था। थोड़ी देर में ही एक साथी ने बताया कि मशीर हाथ ऊपर उठाए खेमे से काफ़ी फासले पर खड़ा है। मैं रानी की पुश्त से पिस्टल लगाकर इसके साथ खेमे के दरवाजे पर आया और इसे कहा कि अपने बाप को बुलाया ले, हम इसे कोई गज़न नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कल्पना के ज़रिए रानी को मुखातब किया था। रानी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इस बात में सर हिलाया। रानी ने बाप को बुलाया और चंद ही लम्हों में वो खेमे में आ गया। इसने अपने हाथ बदस्तूर उठाए हुए थे। अब कल्पना हमारी मुतरज्जम थी। मैंने मशीर को कहा, तुम्हारा सरदार हम से ज़बरदस्ती मुरंगों का याकूत और ताज लेकर हमें हलाक करना चाहता था। खेमे के बाद जिन मगों की लाशें पड़ी हैं, उन्होंने दूसरे मगों के साथ खेमे को घेर लिया था और हमें इनके हमले से बचने के लिए फायर करना पड़े। तुम्हारा सरदार